गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में सतत और व्यापक मूल्यांकन हम पढ़ रहे थे। सतत का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया था नियमित और निरंतर रूप से चलने वाला मूल्यांकन। समय पर शिक्षक के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सके। अब बात आती है व्यापक मूल्यांकन की। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है कि मूल्यांकन उसके ज्ञानात्मक पक्ष से ही संबंधित होना चाहिए, उसके भावात्मक पक्ष से भी संबंधित होना चाहिए और उसके संज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करने वाला होना चाहिए। आप देखते होंगे कई बार हम जनरली लैंग्वेज में कह देते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मेरे साथ ऐसा मत करना, नहीं मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये मतलब इट मीन्स उसका संज्ञानात्मक पक्ष बहुत कमजोर है, वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक हम कहें संवेगात्मक पक्ष उसका कमजोर है। तो ऐसा हम उसको अच्छे से सिखा रहे हैं, विद्यालय में रहना, समाज में रहना, अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है, अपने साथ वालों से कैसे बात की जाती है, अपने से छोटों से कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के अन्य लोगों के साथ उसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब चीज़ हम उसे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसका मूल्यांकन के लिए उसके संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है कि जो उसे सिखाया जा रहा है वह केवल हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि वास्तव में वह उसका अधिगम कर रहा है। तो व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य यही है कि बालक के इसमें विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक पक्षों का संपूर्ण और व्यापक आकलन किया जाता है। इसके लिए विभिन्न तकनीकें काम में ली जाती हैं। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संपर्क वास्तव में परीक्षा सुधार के इन सिद्धांतों से है। जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करता है उसी व्यक्ति के द्वारा बालक का मूल्यांकन होना चाहिए, बाह्य परीक्षक के द्वारा नहीं। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि व्यापक मूल्यांकन से बालक का ज्ञानात्मक मूल्यांकन, भावात्मक मूल्यांकन और संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के जो तत्व है उसमें परीक्षा में सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके सिद्धांत दिए गए हैं। पहला कि सतत और व्यापक मूल्यांकन से बालक की परीक्षा प्रणाली, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। तो इसके लिए बताया है कि जो बालक का जो मूल्यांकन है वह आंतरिक परीक्षक के द्वारा ही होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल। किसके द्वारा नहीं होना चाहिए? बाह्य परीक्षक के द्वारा नहीं होना चाहिए। बाह्य परीक्षक के द्वारा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बाह्य परीक्षक के उसके मन में, बालक के मन में बाह्य परीक्षक के द्वारा एग्जाम लेने पर उसके मन में एक अजीबी टाइप का भय व्याप्त हो जाता है। इंटरनेट जो शिक्षक उसे पढ़ा रहा है वह ही उसका सही मूल्यांकन कर सकता है कि मैंने इसको क्या पढ़ाया है, मैंने इसको किस तकनीक से समझाया है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं प्ले क्लास के, प्राइमरी सेक्शन के, तो वह अपनी मैडम से, अपने सर से ही ज़्यादा हिले मिले होते हैं। जैसे उनको पढ़ाया कि 2 उंगली करके पढ़ाया, अब यानी सिग्नल से पढ़ाया, उसे संकेत के माध्यम से पढ़ाया 2। अब आप बोलो बाह्य परीक्षा है बेटा 2 और 2 कितने होते हैं, तो वह समझ ही नहीं पाया। अब उसको तो आदत ही पड़ रही है कि मैडम उसके सामने संकेत करती है 2 और फिर 2 के कितने होते हैं। तो ये टेक्निक है, विभिन्न प्रकार की तकनीक है जो इंटरनल उसे सिखाता है, इंटरनल उसे बताता है। आंतरिक जो डेली पढ़ाने वाला शिक्षक है और जिन तकनीकों से अध्ययन कराता है वही उसका सही मूल्यांकन कर सकता है, व्यापक मूल्यांकन कर सकता है। एक हम कहते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच एक अंतःक्रिया होती रहती है। उस अंतःक्रिया का पता शिक्षक को होता है और छात्र को होता है। शिक्षक को ये पता होता है कि मैंने जिस छात्र को अधिगम कराया है वह किस प्रकार से अधिगम कर रहा है, उसने कैसे सीखा है, मैंने किन विधियों के द्वारा इसे सिखाया है। तो हमारी परीक्षा प्रणाली में सुधार तभी आ सकता है जब इस बाह्य परीक्षक की प्रणाली को हम कम कर दें। उसका मूल्यांकन जो है हम आंतरिक परीक्षक के द्वारा ही कराएं। दूसरा सिद्धांत इसमें है मूल्यांकन कार्य सत्र के अंत में नहीं होकर संपूर्ण क्षेत्र में लगातार होना चाहिए। मैंने अभी भी आपको बताया कि केवल वार्षिक एग्जाम में होकर जो मूल्यांकन का जो कार्य है, मूल्यांकन का कार्य सत्र के अंत में न होकर संपूर्ण क्षेत्र में लगातार होना चाहिए।
सत्र के अंत में न होकर संपूर्ण क्षेत्र में लगातार होना चाहिए। बता दिया था मैंने कि एक में है व्याप्त हो जाता है, डर जाते हैं बच्चा जो सुबह पहले के महीनों में पढ़ता है वह लास्ट के महीनों में याद नहीं रख पाता है, क्योंकि देखिए इसमें बालक का दोष नहीं है, मनुष्य की मेमोरी इतनी होती है कि हम पुराना पढ़ा हुआ अक्सर भूल जाया करते हैं, उसे रिपीटेशन की आवश्यकता होती है। अगर हमने रिपीट नहीं किया है तो वह ज्ञान धूमिल हो जाता है। तो मूल्यांकन जब उसे पता होगा छात्रों की मेरा मूल्यांकन बार बार होगा, मेरी एग्जाम होने वाली है, तो वह उसे बार बार रिवाइज करेगा। तो एक साथ मूल्यांकन ना करके उसका बीच में भी मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन होता रहना चाहिए, जिससे वह रिवाइज करता रहेगा और जितना बच्चा याद करेगा, जितना उसका दौरान करेगा, उसके ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होगी, उसके अधिगम में उतनी ही वृद्धि होगी और हमारी परीक्षा प्रणाली में रटे रटाए ज्ञान की जगह सुधार आ जाएगा, बच्चा प्रैक्टिकल हो जाएगा। अगला है इसका सिद्धांत, मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त हो। मूल्यांकन के द्वारा व्यापकता का मतलब क्या है? तीसरा देखिए इसमें व्यापकता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। तीसरे में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन द्वारा छात्रों के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त हो। देखिए मूल्यांकन ना तो लिखित होना चाहिए ना मौखिक होना चाहिए, दोनों ही प्रकार के मूल्यांकन उसमें सम्मिलित होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ तीसरा जो क्रियात्मक पक्ष है उसका प्रायोगिक पक्ष भी उसमें शामिल होना चाहिए, जिससे कि उसका सर्वांगीण मूल्यांकन किया जा सके, कि मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त हो सके। मैंने भी कई कक्षा में कई बालकों को देखा है कि कई बोल सकते हैं नहीं उतना अच्छा लिख नहीं पाते हैं, या तो उनकी राइटिंग खराब होगी या वह अपना विश्लेषण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं लिखकर। और कई बालक ऐसे यानी बोल तो अच्छा सकते हैं, बोलने में अच्छे हैं, तो उनकी मौखिक उनका उच्चारण सही है, उनमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन लिखित पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। और कई ऐसे होते हैं जो लिख सकते हैं और बोल नहीं सकते, लिख तो बहुत अच्छा सकते हैं, उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, वह लिखने के माध्यम से अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वह टीचर के सामने जाने में घबराते हैं, वहाँ पर बोल नहीं पाते हैं कि मैडम आपको देखकर भूल गए, या सर आपको देखकर हम भूल गए, याद तो पूरा करके आए थे पर यहाँ आते ही भूल गए। वो भूल जाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए आपके द्वारा समय समय पर कि लिखित भी मूल्यांकन हो, मौखिक भी हो, और क्रियात्मक पक्षों को मजबूत करने वाला प्रायोगिक मूल्यांकन भी बार बार किया जाए, तब वह व्यापक मूल्यांकन की श्रेणी में रखा जा सकता है। देखिए व्यापक मूल्यांकन छात्र को एक नया आयाम देता है, नया विकास देता है, उसका सर्वांगीण विकास करता है। इसके बाद देखिए अभी मैंने आपको बताई थी शिक्षा आयोग 1964 से 66, अब है नवीन शिक्षा नीति 1986 तथा इसका संशोधित प्रारूप 1992। इसके द्वारा ये क्या कहती है? अभी मैंने आपको बताया था शिक्षा आयोग 1964 और 66 में ये सतत और व्यापकता की ये परिभाषा दी गई है। इस प्रकार से इसको परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता बताई गई है। उन्होंने एक कंसेप्ट और बताया था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन लचीला होना चाहिए, जिससे कि सभी विद्यालय उसे आसानी से अपना सकें। अब आता है हमारा नवीन शिक्षा नीति 1986। नवीन शिक्षा नीति 1986 फिर संशोधित प्रणाली 1992। नवीन शिक्षा नीति 1986 देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को निम्न भाषा में प्रस्तुत करती है। कैसी भाषा में? सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें अनुदेशन की पूरी अवधि तक प्रदत्त शिक्षा के शैक्षणिक और
शैक्षणिकेतर दोनों ही पक्षों को शामिल करना एवं उसे क्रियान्वित करना। इन्होंने सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है नवीन शिक्षा नीति 1986 और इसकी संशोधित जो प्रारूप है 1992। इसने सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें अनुदेशन की पूरी अवधि सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें अनुदेशन की पूरी अवधि तक प्रदत्त शिक्षा के शैक्षणिक एवं अवधि तक को प्रदत्त माने दिए हुए शैक्षणिक और शैक्षणिकेतर शैक्षणिकेतर दोनों ही पक्षों को शामिल करना और उसे क्रियान्वित करना। दोनों ही पक्षों को शामिल करना, देखिए बात वही है जो भी कह रहा है, दोनों ही पक्षों को शामिल करना और उसे क्रियान्वित करना। नवीन शिक्षा नीति 1986 और उसका संशोधित जो प्रारूप है 1992 में क्या कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा है जिसमें अनुदेशन की पूरी अवधि तक, अनुदेशन प्रक्रिया जो चलती है हमारी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, उसकी पूरी अवधि तक शैक्षणिक और शैक्षणिकेतर यानी शैक्षिक प्रक्रिया और शैक्षिक प्रक्रिया से बाहर की प्रक्रिया है, दोनों ही पक्षों को शामिल करना चाहिए और उसे क्रियान्वित करना चाहिए। यानी कि टोटल मिला के बात यह है कि परीक्षा प्रणाली ऐसी हो, मूल्यांकन प्रणाली ऐसी हो जिसमें छात्र का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जा सके, उसमें उसकी शैक्षिक गतिविधि भी शामिल हो, शैक्षिक पाठ्यक्रमी गतिविधि भी शामिल हो, शैक्षिकेतर गतिविधियाँ भी शामिल की गई हों। ये बताया हमारा 1986 नवीन शिक्षा नीति ने। और इसके बाद देखिए क्या हुआ था परीक्षा प्रणाली में, NCFE 2000 और उसके पश्चात सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भी मूल्यांकन के दायरे को व्यापक बनाने का प्रयत्न किया गया था। ये तो था 1986, ये हो गया 1992। अब आता है हमारा NCFE 2000। किसने दिया था? सबसे पहले 1948-49 की शिक्षा आयोग ने दिया था, फिर दिया था 1953 से 54, 1964 से 66, नवीन शिक्षा नीति 86। इसका संशोधित प्रणाली भी यही कहती है 1992 की कि बालक के परीक्षा प्रणाली में शैक्षिक और शैक्षणिकेतर गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए। अब है NCFE 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001। इसने भी यही कहा कि इसने क्या कहा, मूल्यांकन के दायरे को व्यापक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा कि मूल्यांकन व्यापक रूप से होना चाहिए, छात्र के सभी पक्षों से संबंधित होना चाहिए। इसमें RD 2009 भी शामिल है जिन्होंने ये कहा था कि बालक के संज्ञानात्मक पक्षों को मजबूत ही प्रदान करना चाहिए। क्या? मूल्यांकन। तो ये था हमारा व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ। भिन्न भिन्न शिक्षा
विशेषज्ञों ने, मंत्रियों ने बार बार यही इसी बात पर जोर दिया कि परीक्षा प्रणाली ऐसी हो जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, वह निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया हो, वह बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित हो, उसमें बालक के संज्ञानात्मक पक्ष को उचित दिशा प्रदान की जानी चाहिए। आपने देखा होगा रटा रटाया ज्ञान कभी काम में नहीं आता है। जब तक बालक प्रैक्टिकल नहीं होगा, जब तक बालक क्रियात्मक नहीं होगा, हम कहें जब तक बालक एक्टिव नहीं होगा, वह अपने दिमाग से सोचने समझने की क्षमता नहीं रखेगा, उचित को उचित, अनुचित को अनुचित कहने की क्षमता जब तक उसमें नहीं आएगी तब तक उसका पढ़ना बेकार है। पढ़े लिखे होकर आप मूर्ख बने रहते हो तो वह संभव नहीं है, वह आपकी शिक्षा का सदुपयोग नहीं है। अगला है सतत व्यापक मूल्यांकन का महत्व। सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व तो समझ में आ ही जाता है। जब हमें अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, आ गया तो महत्व समझ में आ जाएगा। देखिए बात वही है, बात वही दोहरानी हमें। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को समुचित, गतिशील, सार्थक बनाए रखने की दृष्टि से मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, क्योंकि मूल्यांकन किसमें ज़्यादा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसके आसपास घूमता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसको गतिशील बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है मूल्यांकन की आवश्यकता। इसको प्रभावी बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? मूल्यांकन की आवश्यकता है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन का महत्व वैसे ही अपने आप में बहुत जाता है। इसमें बालक की शैक्षणिक गतिविधियाँ, गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ, अशैक्षणिक गतिविधियाँ, ये सभी शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं बिंदुओं से इसकी महत्व को हम अच्छी तरह समझते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्धियों और उनसे संबंधित प्रगति स्तर को नियमित रूप में आकलित करने में सहायक होता है। क्यों आवश्यक है, क्या महत्व है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का? सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक छात्रों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों की उपलब्धियों शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों की उपलब्धियों और उनसे संबंधित प्रगति स्तर को और उनके प्रगति स्तर को नियमित रूप से आकलित करने में सहायक होता है। नियमित रूप से आकलित करने में सहायक होता है। क्या महत्व है सतत और व्यापक मूल्यांकन का? जो इसका अर्थ में हमने पढ़ा था व्यापकता में कि यह छात्रों के शैक्षणिक पक्ष को और गैर शैक्षणिक पक्ष में जो उसने उपलब्धियां प्राप्त की है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उनका आकलन, उनके प्रगति स्तर को उत्तरोत्तर अगर वृद्धि कर रहा है, उस स्तर को नियमित रूप से आकलित करने के लिए, जांचने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व होता है। इसमें छात्रों का शारीरिक विकास भी सम्मिलित होता है, मानसिक विकास भी सम्मिलित होता है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि वह दौड़ सकते हैं, वह पढ़ते जाते हैं, माँ बाप ने उनके ऊपर बोझ ला दिया है कि आपको ये क्लास इतने % से पास करनी है, स्कूल टॉप करना है, कॉलेज टॉप करना है, यूनिवर्सिटी टॉप करनी है, और वह पढ़ते जाते हैं। उनका शारीरिक स्तर डाउन होता
बहुत अच्छी है। तो गैर शैक्षणिक गतिविधियां जब पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएंगी, जब मूल्यांकन में शामिल हो जाएंगी, तो वह बच्चा केवल किताबों से मतलब नहीं रखेगा, वह अपने बॉडी को विकसित करने का, अपने शरीर को विकसित करने का प्रयास करेगा। उसे बताया जाएगा कि आप दौड़ सकते हो, वह दौड़ के मेडल जीत के लेके आएगा। तो उसे पता होगा कि मैं पढ़ने के अलावा भी मेरे अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या क्या कार्य, कौन कौन सी गतिविधियाँ मेरे द्वारा की जा सकती है। तो छात्र को भी फायदा होता है, इधर शिक्षक को भी फायदा होता है कि जिस बच्चे को हम अधिगम करा रहे हैं वह किन किन क्षेत्रों में आगे उन्नति प्राप्त कर सकता है, इसकी मानसिक ग्रोथ क्या है, इसकी शारीरिक ग्रोथ क्या है। तो इसके लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व होता है। दूसरा है सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की कमियों, उसकी सकारात्मक क्षमताओं, उनकी अधिगम आवश्यकताओं को जानने व समझने में शिक्षक की विशेष मदद करता है। मैंने अभी आपको बताया कि उसको पता ही नहीं है कि वैसे टीचर को भी नहीं पता, टीचर को ये पता है अगर वह पढ़ता जाता है, उसका बौद्धिक स्तर ही हम जांचते जाते हैं तो ये पता है कि 80% वाला छात्र है, हम कह देते हैं बिना देखे कि ये बच्चा मेरिट में आएगा। लेकिन हम उसके अगर हमने उसका व्यापक मूल्यांकन नहीं किया है, उसके शारीरिक पक्ष का मूल्यांकन नहीं किया है, तो हम उसके विषय में नहीं कह सकते कि यह इतने किलोमीटर इतने टाइम में दौड़ सकता है, यह फुटबॉल अच्छी खेल सकता है, यह यहाँ से इतनी ऊंचाई पर आसानी से चढ़ सकता है। आपने देखा होगा आजकल जो कंपटीशन एग्ज़ाम लगती हैं या फौज की जो एग्ज़ाम लगती हैं उनमें फिजिकल होता है। फिजिकल क्या हो, पढ़ के तो आप आ गए भाई, पढ़ के आप पुलिस थोड़े बनोगे, आपको तो भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, आपकी नज़र होनी चाहिए पहले, आपके अपराधियों पर आपकी नज़र कैसी रहती है, आप किस तरह से उनको पकड़ते हैं, कहाँ कहाँ समाज में व्याप्त बुराइयों को आप किस एंगल से देख सकते हैं, ये सारे टेस्ट उनके लिए ज़रूरी होते हैं। तो इससे शिक्षक को भी पता लगता है कि ये बच्चा किस क्षेत्र के लिए कैपेबल है, उसकी क्षमताओं का, उसकी कमजोरियों का। हो सकता है आपने 10 किलोमीटर का एरिया उसे दिया हो, वह 10 किलोमीटर का एरिया इतने कम समय में पार नहीं कर पा रहा हो सकता है वह थोड़ा सा उसे सुधार की आवश्यकता हो, वह कर सकता है लेकिन नहीं कर पाया हो। तो वही कोई भी कार्य हम निरंतर करते रहेंगे तो उसमें निरंतर हमें क्या मिलती रहेगी, उन्नति मिलती रहेगी। हम उसे ड्रॉप कर देंगे तो वास्तव में हम वहीं की वहीं रुक जाएंगे, हमारा विकास वहीं रुक जाएगा। तो आपने देखा होगा हम गोवर्धन की परिक्रमा जो है उसको उदाहरण ले लो, गोवर्धन की परिक्रमा हम लगाते हैं तो जो लोग महीने 1-2 महीने लगाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जो साल 6 महीने में 1 दिन जाते हैं तो उनके वो तो 4 दिन तक खड़े ही नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, लेकिन अगर वो रेगुलरिटी रखें तो कर सकते हैं। तो इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। शिक्षक को भी पता लग जाता है कि हमारे छात्र में क्या कमजोरियां हैं, शिक्षक को ये पता लग जाता है कि हमारा छात्र कहाँ तक जा सकता है, उसे किस आवश्यकता की किस चीज़ की आवश्यकता है, किन विधियों की आवश्यकता है, उसे कैसे दौड़ाया जा सकता है, कैसे भगाया जा सकता है, कैसे उसे खेल में इंटरेस्ट, अदर एक्टिविटी में उसे कैसे उसमें इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह प्रभावी शिक्षण युक्तियों और रणनीतियों के अनुप्रयोग में शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जहाँ छात्र के लिए महत्वपूर्ण होता है वहीं शिक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। कई बार शिक्षक एक ही विधि से पढ़ाते जाते हैं, आधे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और आधे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो जिन शिक्षण विधियों का उसने प्रयोग किया है वह कहाँ तक कारगर हो रही हैं, इसके लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, यह शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक में शिक्षण अधिगम की व्यवस्था से संबंधित न्यूनताओं के प्रति जागृति उत्पन्न करने में सहायक होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि शिक्षण प्रक्रिया हमारी शिक्षण प्रक्रिया है हमारी शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और छात्र, शिक्षक और छात्र दोनों के बीच घूमती है। लेकिन इसमें एक पार्ट और होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह होता है अभिभावक, जिसका पेरेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं। मेन पार्ट होता है पेरेंट्स का। भाई हम देखते हैं, हमने कहते हुए सुना है, ये कंसेप्ट सर्वमान्य है कि परिवार छात्र की पहली पाठशाला होती है। परिवार क्यों होती है? और सबसे ज़्यादा उसमें होता है इम्पोर्टेंस रखती है माँ। माँ को जो हमारे बारे में पता है वह किसी और को पता नहीं। मेरा बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसमें क्या टैलेंट है, क्योंकि वह जन्म से ही उसके साथ रहता है, विशेष लगाव रखता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिभावक की जो भूमिका है वह इतनी है कि वह छात्रों की न्यूनताओं के प्रति, हमें कई चीज़ें ऐसी होती है, माँ से छूट गई, पेरेंट्स से छूट गई, वह विद्यालय में बच्चों को भेज के और फ्री हो गए, तो शिक्षक भी छात्र के टच में रहता है।
कई बातें ऐसी होती हैं जो अभिभावक शिक्षक को बताते हैं, और कई कमजोरियां ऐसी होती हैं बालक की जो शिक्षक अभिभावक को बताते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, आप कंप्लेन करेंगे घर पे, पेरेंट्स को बुला बुलाना, तो वो कमजोरियों का पता लग जाता है किसके द्वारा? सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, जिससे कि छात्र गलत दिशा की ओर आगे नहीं बढ़े। कई बार टीचर पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है। शिक्षक का दायित्व है उसके पर नजर रखना, उसका प्रेक्षण करना, उसका पर्यवेक्षण करना, ऑब्जर्व करना कि छात्र क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी संगति कैसी है, क्या है ये, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं। तो इन सब बातों छात्र शिक्षक का दायित्व बन जाता है कि वह पेरेंट्स को समय समय पर इन बातों की जानकारी प्रदान करता रहे। लेकिन ये कैसे संभव हो सकेगा? जब वह छात्र का बारीकी से निरीक्षण करेगा, निरंतर उस पर वॉच करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। अगला है हमारा, इससे अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरणा बढ़ने, उनकी अध्ययन की आदतों को सुधारने, अपेक्षित अधिगम लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। अधिगमकर्ता कौन है? हमारा छात्र। किससे मिलती है ये मदद? हमें मिलती है सतत और व्यापक मूल्यांकन से। इससे अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरणा बढ़ने, भाई आज मैंने टेस्ट लिया, मैंने आपसे बोल दिया कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है अच्छे से और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ा दिया, आपने कहा आपने पढ़ लिया। अब मैंने आपका टेस्ट लिया, टेस्ट मैंने बता तो दिया कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने जब आपका टेस्ट लिया तो आपके मार्क्स आए 10 में से 1, 10 में से 1। आपने कहा मैडम ने जो हमें पढ़ाया है वह हमारे अच्छे से समझ में आ गया। मैंने पूछा समझ में आ गया? हाँ हमारे समझ में आ गया। फिर आपके मार्क्स 10 में से 1 क्यों आए? तो बात आती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें होपलेस नहीं होना है, इससे शिक्षार्थी को होपलेस नहीं करना है, इससे हमें मोटिवेट होना है कि ये पाठ इतना इम्पोर्टेंट है और मेरे इसमें 10 में से 1 नंबर आ रहे हैं, मुझे चाहिए इसमें से 10/10। तो अभिप्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिला, मुझे इसको हर हाल में समझना है। आप रिक्वेस्ट करोगे मैडम नहीं इस चैप्टर को दोबारा समझा दो, मैं समझ नहीं पाया था, पहले हमें पता ही नहीं था कि इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये है आगे बढ़ने की क्षमता, उसकी कैपेसिटी, उसका इंटरेस्ट, पढ़ने के प्रति लगन उत्पन्न करना, उसके अध्ययन की आदत में सुधार करना। भाई अब मैडम आई है, पढ़ाई है, पढ़ाने का काम है, पढ़ा के चली जाएगी। तो ये आदत अगर तब तक रहती है जब तक आप अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं मेरे तो समझ में आ गया, मैडम पढ़ा के गई है। लेकिन जब आपकी मार्किंग होगी, अगर आपका मूल्यांकन नहीं होगा तो आप यही कहोगे मेरे तो समझ में आ गया। जब आपका मूल्यांकन हुआ और ये 1 नंबर आपको पूरी तरह से मोटिवेट करेगा कि वास्तव में मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। जैसे कहावत है कि खुद को ही पता होता है कि मैं कितना पानी में हूँ। पानी में होने का मतलब है मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मुझे कैसे 10 में से 10 नंबर लाने हैं। तो ये है अभिप्रेरणा बढ़ती है छात्रों में, इसके द्वारा, किसके द्वारा? सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। उनकी आदतों में, अध्ययन की आदतों में सुधार होता है और अपेक्षित अधिगम लक्ष्य तक वह पहुँच सकता है। कौन? छात्र। अपेक्षित अधिगम लक्ष्य तक वह पहुँच सकता है। अपेक्षित अधिगम लक्ष्यों को वह प्राप्त 10 में से 10 उसे चाहिए तो वह तभी प्राप्त कर पाएगा जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जब उसके कम नंबर आएंगे वह मोटिवेट होगा, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा, बहुत तरीके से उसे पढ़ने की कोशिश करेगा, जिस तरीके से वह पढ़ रहा है उसमें सुधार करेगा और वह अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों के प्रतिभागियों के स्तर को उन्नत बनाने में सहायता मिलती है। प्रतिभागियों को, विद्यार्थियों के प्रतिभागियों, भाई मैंने कह दिया कोई चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें से आपको डिबेट करनी है। डिबेट में वाद विवाद का आयोजन मैं करना चाहती हूँ कि कौन इसके फेवर में और कौन इसके विपक्ष में है। तो प्रतिभागी भाग लेंगे उसमें। कंपटीशन एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप ही हमारे अंदर एक जुनून सा उत्पन्न कर देता है। तो जब ये मूल्यांकन जब किया जाएगा तो छात्रों में होड़ मच जाती है कि मेरे नंबर इससे ज़्यादा आने चाहिए, मेरे नंबर इससे, मैं क्लास में टॉप दिखना चाहिए। तो प्रतिभागियों के स्तर को उन्नत बनाता है हमारा क्या? सतत और व्यापक मूल्यांकन। यह विद्यार्थियों के केवल संज्ञानात्मक पक्ष, शैक्षणिक पक्ष को ही मजबूत नहीं करता, यह
करता है। यह छात्रों की रुचि, आदत, चरित्र में होने वाले रूपांतरण, चरित्र में कैसे भाई मैं किसके साथ कैसा एटीट्यूड रखती हूँ, कैसा व्यवहार रखती हूँ, इन सबका विकास इसके मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, पहले चलता था नैतिक शिक्षा, पहले चलता था नैतिक शिक्षा। वो नैतिक शिक्षा क्या थी? यही कि आपने क्या सीखा, आपका अपने सहपाठी के साथ व्यवहार कैसा है, आपका अपने बड़ों के साथ व्यवहार कैसा है, आपने कौन कौन से संस्कार ग्रहण किए हैं, आप भगवान में कितनी श्रद्धा रखते हो, किस प्रकार की श्रद्धा रखते हो। एक तो होते मतलब से रखते हैं, जो आपने देखा भगवान 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ, वो है मतलब। आपने हर चीज़ को अपने अर्थ से जोड़ लिया, अपने स्वार्थ से जोड़ लिया। तो वो चीज़ें हैं कि छात्रों की रुचि में सुधार किया जा सकता है, उनके चरित्र में सुधार किया जा सकता है सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। विद्यार्थी की अपनी यथार्थवादी छवि, आत्मस्वार्थ, अधिगम संभावनाओं के आकलन में सतत और व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्म सामर्थ्य और अधिगम संभावनाओं, ये सब यही बात है कि विद्यार्थी अपने आप में किसके द्वारा जान सकता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा जान सकता है। वह इसके द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हम बाहर से कितना ही अच्छा बनने का प्रयास करें, लेकिन हमें अगर कोई व्यवहार किसी के प्रति हमारे द्वारा गलत हो जाता है तो हमें उसका आकलन हो जाता है मूल्यांकन के द्वारा कि वास्तव में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा व्यवहार मेरे द्वारा गलत किया गया है। अगला है इसमें विद्यार्थियों के भावी जीवन से संबंधी यथार्थवादी कार्य योजनाओं के निर्माण में यह एक वस्तुनिष्ठ तर्काधार प्रस्तुत करता है। भावी जीवन से संबंधित, देखिए विद्यार्थी पढ़ता है नौकरी प्राप्त करने के लिए। आपने देखा होगा एक बच्चा है 10th क्लास में, 10वीं क्लास में उसके 56% नंबर आ गए। अब वह पेरेंट्स ने उसे उम्मीद लगा रखी थी कि वह मैथ साइंस ले, बायो ले और आगे बढ़े, लेकिन 10th में ही उसका रिजल्ट आ गया 56। अब पेरेंट्स ने क्या कह दिया, तेरे से उम्मीद लगाना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि उसका मूल्यांकन ही ऐसा हुआ है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बालक की ओवरऑल रिक्वायरमेंट को निकाल के वह सामने रखे, भविष्य में उसे क्या करना है उसको आह्वान करा दिया जाए। बालक ये कहता है कि नहीं मैंने अच्छा लिखा था और मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं मैथ साइंस ले लूँगा, मैं बायो लेके डॉक्टर बनूंगा, कि 56% वाला डॉक्टर कैसे बन सकता है। तो यही है, अगर उसका व्यापक मूल्यांकन किया जाए, बालक को अच्छी तरह से अभिप्रेरित किया जाए, बालक को मोटिवेट किया जाए, सही दिशा की ओर अग्रसर किया जाए, उसकी रुचि के अनुसार उसे आगे बढ़ाया जाए, तो वह आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम की परिस्थिति में प्रतिभागी की गुणवत्ता और उसकी प्रगति का लेखा जोखा करने के लिए एक ठोस आधार उपलब्ध कराता है। क्या प्राप्त कर सकता है, क्या प्राप्त नहीं कर सकता है, उसका दायरा क्या है, उसे आगे क्या करना चाहिए, वह उसका कौशल, उसमें जो क्षमताएं हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वह किस क्षेत्र की है, ये सबका आकलन किसके द्वारा हो जाता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की व्यवस्थाओं में अपेक्षित संवेदनशीलता, गुणवत्ता, सार्थकता, सजगता लाने की दृष्टि से सहज आंका जा सकता है। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में सामर्थ्य, गुणवत्ता, संवेदनशीलता लाने में आसानी से इसका आकलन किया जा सकता है। किसका? सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व है इसके लिए, यह विद्यार्थियों के लिए बहुत मेहनत ही आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, यह शिक्षक के लिए भी पूरी तरह से आवश्यक है। आज के लिए बस